शुरुआत करते हैं इस पहले क्वेश्चन को। मैंने अभी आपको बताया कि इंडियन एक्सप्रेस ने कैसे कवर किया था। जो पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है वो है बायोडीजल और स्टारडस्ट और वर्ल्ड ट्रेड। इट मींस बायोफ्यूल का जिस प्रकार यूटिलाइजेशन हो रहा है और जिस प्रकार का रॉकेट प्रक्षेपित किया गया, आने वाले वर्षों में इसका वर्ल्ड के मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है, इसी बात की चर्चा यह क्वेश्चन करता है। थोड़ा अनएक्सपेक्टेड है। कारण क्या है कि दूर अमेरिका में अगर कोई घटना घटती है तो उससे भारत फिलहाल अभी प्रभावित होने वाला नहीं है। निसंदेह भारत ने जैव ईंधन या बायोडीजल के ऊपर कुछ इनिशिएटिव लिया है। बेहतर होता कि अभियान पूछते, भारत सरकार की पहल पूछते, कुछ सुझाव पूछते या प्रॉब्लम्स के ऊपर पूछते, लेकिन अमेरिका में जो एक अभियान चला उसका बीपीएससी में पूछना थोड़ा सा आश्चर्य लगा। लेकिन पिछले 2-3 सालों के ट्रेंड को देखें तो एक आध प्रश्न ऐसे आते हैं जो आपको बोलते हैं ना, शॉक थेरेपी, झटका देने के लिए होते हैं। या ये कहिए एग्जामिनर आपकी पर्सनालिटी को चेक करना चाहता है कि जब कभी आप कहीं राइट्स हो रहा है और आप डिस्ट्रिक्ट के एसडीएम बने हुए हैं तो वहां पर आप क्या डिसीजन लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जानबूझ करके ऐसे डाले जाते हैं कि आपकी एलिजिबिलिटी कितनी है कि आप किसी भी इमरजेंसी के हालात को संभाल सके। सब जानते हैं बायोडीजल के बारे में, सबको पता है बायोडीजल को लेकर के किस प्रकार अभियान चलाए जा रहे हैं, भारत सरकार क्या कर रही है, वर्ल्ड लेवल पर क्या हो रहा है। बट उससे ये जोड़ दिए कि ये जो रॉकेट छोड़ा गया उसका क्या लिंक है। तो हम लोगों ने सिर्फ इसको करंट अफेयर्स में पढ़ा। इससे ज्यादा संभावना मेरी भी नहीं है और आपकी भी नहीं है कि आप लिख पाए। तो फिलहाल इसको शॉर्ट में समझते हैं। मेरा पूरा दावा है, अपने 1 दशक के कैरियर में मैंने भी कई सारे एग्जाम्स को दिए हैं, क्वालिफाई भी किया है। तो मैं एक दावे के बाद कह सकता हूं कि इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने की क्षमता या रिस्क बच्चे लोग नहीं उठाए होंगे, लेकिन फिर भी इसमें क्या लिखा जाना चाहिए इस बात की चर्चा करते हैं। तो पहले पैरा में आप इंट्रो देंगे कि व्हाट इज बायोडीजल, टाइप्स ऑफ बायोडीजल एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बायोडीजल। इट मींस जैव ईंधन, उसके प्रकार और उसकी उपयोगिता और इसकी नीड, आवश्यकता क्या है, और सम इनिशिएटिव ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, भारत सरकार की महत्वपूर्ण पहल। और आप चाहें तो वर्ल्ड के साथ भी इसको कोरिलेट कर सकते हैं। जो पहला पैरा होगा आपका आंसर का वो यही होगा। ध्यान रखिएगा, आईएएस में 250 वर्ड्स में सवाल आते हैं, कहीं पर 300 आते हैं और बीपीएससी की वर्ड लिमिट नहीं होती, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग टू टाइम बाउंडेशन हम इस चीज को मानते हैं कि बीपीएससी के उत्तर 350 से 450 शब्दों के बीच में होंगे। इट मींस आपका उत्तर 3 पेज में होना चाहिए। सेकंड में आप बात करेंगे कि भारत सरकार की पहल क्या रही है। इसमें आपको यह लिखना होगा कि भारतीय जैव ईंधन पॉलिसी 2018 के बारे में, मतलब इंडिया गवर्नमेंट की बायोफ्यूल पॉलिसी है जो 2018 में, उसकी आपकी चर्चा करनी होगी। और राजस्थान गवर्नमेंट ने भी कुछ अपनी नई अनाउंसमेंट किया था, उसकी बात करनी होगी। तो सेकंड पैरा में लगभग 100 से 150 वर्ड्स के में आपको इन सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करना होगा कि भारत सरकार की नीति क्या है, भारत सरकार ने कितना फंड अलॉटमेंट किया है। जैसे ये फंड मैंने लिखा है 5000 करोड़, ये मेंशन होना चाहिए। और अभी के 1-2 सालों में जैव ईंधन के लिए भारत सरकार क्या कर रही है। अगर आप 3 महीने के इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू अखबारों को पढ़ेंगे, जैसे कि ये मैं आपको सामने दिखाऊंगा, तो लगातार कब कब कौन कौन से दिन भारत सरकार ने बायोफ्यूल को लेकर के पॉलिसी अनाउंस की है, घोषणा की है, इनिशिएट लिया है, उस बात की भी चर्चा लगातार समाचार पत्रों में हुई है। तो हम तो बायोफ्यूल के लिए तैयार थे बट रॉकेट के लिए तैयार नहीं थे। फिर भी अब सेकंड पैरा के बाद थर्ड में आपको देना है उस रॉकेट के बारे में। 31 जनवरी को ये रॉकेट लॉन्च हुआ। स्टारडस्ट 1.0 लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया गया। बायोडीजल पर यह बेस्ड था, ब्लू शीट कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था। छोटे उपग्रह को लॉन्च करने में यूजफुल है। और सबसे बड़ी बात, जो भी रॉकेट को प्रक्षेपित किया जाता था उसमें जो डेंजरस और हजार्डस केमिकल्स और गैसेस निकलते थे, अब वैसी परिस्थिति नहीं होगी। तो सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है वो यही है कि जो रॉकेट को प्रक्षेपित किया जाता है और उसमें जो हजार्डस केमिकल्स या एयर पॉल्यूशन के एलिमेंट्स निकलते हैं, अब इससे नहीं निकलेंगे। तो इसकी यूटिलिटी यही है। और फिर ये इतना लंबा है, इतना केजी चौड़ा है, चाहे तो आप लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं लिख सकते। इससे ज्यादा संभावना मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट के अंदर होगी जो क्लासरूम में लिख सके, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। और लास्ट में आप कंक्लूड करेंगे कि अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्स के लिए बायोडीजल एक बेहतर सॉल्यूशन है या एक बेहतर
विकल्प है। तो पहले क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है आपने देखी होगी कि फर्स्ट स्टेप में आपको इसको इंट्रो देना है लगभग 100 से 150 वर्ड्स तक, सेकंड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव देना है, थर्ड में आपको रॉकेट के बारे में करना है और फोर्थ में वही बायोडीजल की क्या उपयोगिता है। तो ये 4 स्टेप में आपका उत्तर होगा, उसको डिवाइड कर दीजिए, 150 शब्दों में आपको लिखना है। तो ये थी इस प्रश्न की रिक्वायरमेंट और ये था इस प्रश्न का डिमांड। ठीक है, इसी स्टेप बाय स्टेप अगर आपने लिखा है तो आपके मार्क्स मोर देन 65% होंगे ही होंगे। गुड इवनिंग एंड हेलो एवरीबॉडी, वेलकम इन ऑब्जर्वर IAS प्लेटफॉर्म इन मोविशाला ग्रुप। आज बीपीएससी की मेंस का एग्जामिनेशन हुआ है और आज उसी के मेंस के पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है ब्रिक्स और भारत। हालांकि ये पेपर में पहले ही डिस्कस हो चुका है, आप पिछले प्रीवियस मंथ के वीडियो को देख चुके थे। फरवरी महीने में ही इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। बस इसमें आपको मैं यही बताना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है और आप इस प्रश्न को कैसे लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस, फिर उसका भारत से कोरिलेशन। क्वेश्चन की जब शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आप इंट्रो करेंगे, इसका कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ और प्लेस कहाँ है और सब्जेक्ट क्या है। ये 4 पॉइंट आपके फर्स्ट पैरा में होना चाहिए, जिसमें आप 17 नवंबर 2020 रूस और भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा सहभागिता, ये पहले पैरा में होना चाहिए। पैराग्राफ चेंज, सेकंड पैरा में आप आएंगे और बताएंगे कि इस कॉन्फ्रेंस का मेजर इशू क्या था। तो इसमें इशू था कि वैश्विक स्थिरता, साझा व्यापार, सुरक्षा और नवाचार। इट मीन्स ग्लोबल स्टेबिलिटी, इनोवेशन एंड सिक्योरिटी। ये 3-4 ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के इशू या माफ करें इसको लेकर के इस बार का यह एक सब्जेक्ट था या ये विषय था जिनको लेकर के यह सम्मेलन हुआ। थर्ड, आपको बताना होगा कि कुछ अन्य और चीजें थी जो आई। तो न्यूज़पेपर जिसकी मैंने अभी आपको सीन दिखाया उसमें इस बात को लिखा गया था कि यूएन की 75 बर्थडे, जन्मदिन या एनिवर्सरी या वर्षगांठ और कोविड-19 के बीच में यह कॉन्फ्रेंस हुआ था। चूंकि ब्रिक्स वर्ल्ड का एक मेजर पावरफुल माना जाने वाला, हालांकि ऐसा है नहीं, ऑर्गेनाइजेशन है। भारत और चीन का सीन देख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग कह रहे हैं तो हम भी बोल रहे हैं आपको, आप भी वही बोलिए और लिखिए। क्या लिखेंगे फिर से सुनिए। ब्रिक्स यूनाइटेड नेशन के बाद क्षेत्रीय संगठनों में एक सबसे ज्यादा प्रभावशाली संगठनों में से एक है और इसका यह सम्मेलन यूनाइटेड नेशन के 75वें वर्षगांठ और कोविड-19 के ड्यूरेशन के बीच में हुआ, जो इसकी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि और इसके महत्ता को दिखाता है। वैसे कुछ है नहीं, लेकिन आप यही लिखेंगे। अगला पैरा देखिए, इसमें क्या बातचीत हुई। तो इसमें जो बातचीत हुई उसमें 3 बातें आपके उत्तर में मेंशन होना चाहिए। सबसे पहले राज्य प्रायोजित आतंकवाद। तो भाई आप जानते होंगे आज पूरा जिहाद फैक्ट्री माना जा रहा है, पड़ोस का हमारा ही भाग रहा। दुर्योधन का ननिहाल कौन? गांधार। दूसरा लव का नगर कौन? लाहौर। 75 साल हमारे ही प्रांत थे, आज वो टेरर स्टेट के नाम से पुकारे जा रहे हैं। हालांकि ये गलत अवधारणा है। सिर्फ 75%, माफ करें, सिर्फ 75,000 तालिबान है। 1.25 लाख लोग तालिबान से लड़ रहे हैं, वो भी अफगानी है। 3 लाख अफगानी फोर्स तालिबानों से लड़ रही है, वो भी अफगानी है। तो फिर वो टेरर स्टेट कैसे हो सकता है? लेकिन मीडिया का फैशन है कि एक बार जो लोग बोल देते हैं, हम सब लोग बिना सोचे समझे उसको बोलना शुरू कर देते हैं। कोई कहता है जिहाद फैक्ट्री, अरे भाई मरने वाला भी उसी मजहब का, मारने वाला भी उसी मजहब का, लड़ने वाला भी उसी मजहब का, रोने वाला भी मजहब का, तो कहाँ की जिहाद फैक्ट्री? लेकिन मीडिया में कुछ चीज़ें उभर के आ जाती हैं तो जाने अनजाने में हम उनको अडॉप्ट करते हैं। आज ही अल जजीरा की न्यूज़ है इंटरनेशनल लेवल में कि अफगानिस्तान का एक 20 साल का बच्चा अपने घर और अपने लैपटॉप को बेच के उसने AK-47 खरीदा। अब इस न्यूज़ को पढ़ के आपको लगा होगा कि जिहाद फैक्ट्री है, लेकिन उसका जो अगला पैरा है, अब वो AK-47 को लेकर तालिबान से लड़ने जा रहा है। अब बताइए, अब उसको कैसे आप जिहाद फैक्ट्री बोलेंगे या स्टेट ऑर्गेनाइज्ड टेररिस्ट? लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। क्या? मीडिया हर जगह बोलती है। तो उत्तर भी लिखने के पहले थोड़ा सा संयमित होकर के बिना धर्म जाति के ऊपर प्रहार किए सहज और सरल शब्दों का प्रयोग करना भी एक ब्यूरोक्रेट के सबसे बड़े गुण समझे जाते हैं। तो बात हुई राज्य प्रायोजित आतंकवाद पर नियंत्रण करने के लिए, हालांकि नाम नहीं लिया गया। दूसरा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और WHO में रिफॉर्म की, और तीसरा है कोविड-19 के बाद जो इकोनॉमिक लचर हो गई थी, गिर गई थी, उसको कैसे उठाएं।
ये 3 मुद्दे हैं जो आपको सेकंड पैरा, माफ करें, जो आपको थर्ड पैरा में डिस्कस करने हैं। अब थोड़ा इसको डिटेल करते हैं। राज्य प्रायोजित आतंकवाद, पाकिस्तान 1 नंबर पर है। दुनिया के असफल राष्ट्रों में पाकिस्तान की गिनती होती है। अफगानिस्तान भी दुनिया के सबसे अशांत इलाकों में से एक माना जाता है, और यही माना जाता है कि भारत में जितने भी आतंकवादी घटनाएं घट रही हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नहीं, पूरा पाकिस्तान का कनेक्शन है। तो भारत के प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन की सहभागिता करते हुए यहां पर इसी चीज के ऊपर प्रतिबंध या रोक या नियंत्रण करने की बात कही। पहला पॉइंट यही है। दूसरा, विश्व व्यापार संगठन के कई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो आज भी भारत जैसे विकासशील देशों के लिए भेदभावपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल, विकसित देश कहते हैं भाई सब्सिडी खत्म कर, वहीं हम कहते हैं कि भाई तुम्हारे लिए एग्रीकल्चर बिजनेस होगा, हमारे लिए तो रोजी रोटी है। आज भी हमारी जनसंख्या का मोर देन 70% इलाका एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर एक्टिविटी पर डिपेंड है। भारत और चीन जैसे देश कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर साथ साथ वो उठ करके WTO के भेदभावपूर्ण, खासकर ट्रिप्स और ट्रिम्स, ये 2 थोड़े टेक्निकल वर्ड हैं, लेकिन आपने इन वर्ड का नाम सुना होगा। इन सारे मुद्दों के ऊपर वो लगातार विरोध करते जा रहे हैं। अभी 2017 से थोड़ी सी स्थिति बदली हुई है, लेकिन 2017 के पहले हर जगह यही कहा जाता था कि विकासशील देशों की आवाज है भारत और चीन। तो ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जो 2017 के पहले भी पॉपुलर थे, और अब ये मुद्दे पुनः ब्रिक्स के सम्मेलन में उठाए गए, जो भारत और चीन के द्वारा उठाए गए हैं। और दुनिया के सारे विकसित देश, अमेरिका एंड उसके फ्रेंड्स ग्रुप, G8 जो भी कह लें, उनके विरुद्ध बार बार ये कहा जा रहा है कि आप WTO के भेदभावपूर्ण रूल्स, रेगुलेशन और प्रोविजन में चेंज करिए। WHO नाम से ही आपको पता है, बड़ा नाम है, लेकिन अगर आपने कहीं लिखा ये बिक गया है, ये चीन के द्वारा बेच दिया गया है, ये एक ऐसे जो भी है ये चीन के द्वारा खेल रहा है, अमेरिका ने लात मार के निकाल दिया, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। निसंदेह इसमें कहीं कोई बात नहीं है कि कोविड-19 के इन्फेक्शन को WHO ने अनाउंस नहीं किया, इमरजेंसी की अनाउंसमेंट नहीं की, ये चीन से रिलेटेड है या नहीं ये भी घोषणा नहीं की, देशों को किस प्रकार का प्रिकॉशन लेना चाहिए कुछ नहीं बोला, सॉर्स से ये कैसे अलग है इसकी भी कोई बात नहीं की, दिसंबर 2019 में आइडेंटिफाइड हुआ कुछ नहीं बोले, जब हालात बेकाबू होने लगे तो मार्च 2020 में इन्होंने अनाउंसमेंट किया, उसके बाद भी किस प्रकार का क्या पॉलिसी अडॉप्ट करना चाहिए कुछ भी नहीं किया। उसके जगह हम का मतलब भारत ने भी सार्क को लेकर के एक अलग से कुछ नया प्लान करके फंड अलॉटमेंट करके प्रोविजन किया। जो काम WHO को करना चाहिए था वो भारत ने खुद किया। WHO आज भी विवादित रूप से हमारे सामने है। अभी G8 की मीटिंग हुई, उसमें विकसित देशों ने खुल के बोला है कि ये चाइनीज वायरस है, और बोलना भी चाहिए। दुनिया भर के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया चुप्पी साधी है। पेगासकस का मामला आजकल चर्चे में है, सुना भी होगा। कौन कौन चीन का भोंपू, माफ करें, चीन का स्वर बोल रहा है या चिल्ला रहा है, ये पेगासकस के पूरे दस्तावेज में है। जानते हैं क्यों? क्योंकि चीन इनको ब्लैकमेल कर रहा है। ऐसे 12,000 लोगों का पूरा हाईजैक कर चुका है चीन, और उनको अपने इशारे पे नचा रहा है। पेगासकस ने पूरे दस्तावेज को निकाल रखा है। ये स्थिति भारत की नहीं है, पूरे वर्ल्ड के महत्वपूर्ण लोगों की फाइलें चीन की कंपनी हुआयो के पास है, और वो डरा के कुछ भी बोलने के पहले लोग डर रहे हैं और सतर्क रह रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? सोशल मीडिया कोई लिख क्यों नहीं रहा है कि चाइनीज वायरस? वो डर है, ये भय है। अभी आपने GTV भी देखा होगा, NDTV भी देखा होगा और रिपब्लिक भी देखा होगा। कहीं आपने सुना कि चीनी वायरस है? चीनी वायरस, सब चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन हम ये सब कुछ जानने के बाद भी, सोचने के बाद भी, समझने के बाद भी कुछ नहीं लिख सकते। हम लिखेंगे क्या, वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। कोविड के संक्रमण की स्थिति में जो भी WHO की भूमिका और नैतिक दायित्व था, WHO वह निभाने में असफल दिखा। कोविड संक्रमण को लेकर क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस प्रकार की नीतियां घोषणा करनी चाहिए, सदस्य देशों में किस प्रकार समन्वय स्थापित करनी चाहिए, यहाँ भी WHO की भूमिका कमजोर दिखी। कोविड-19 के टीके के बनाने से लेकर के वैक्सीनेशन कराने में जो भूमिका WHO की होनी चाहिए थी, यहाँ भी वो भूमिका प्रखरता के साथ नहीं दिखी। इस बीमारी को फैलाने में चीन का योगदान या सक्रियता या कनेक्शन है अथवा नहीं है, इस मामले भी WHO स्पष्टता कहने से बचता रहा। वस्तुतः WHO का यही संदेह भूमिका आज भी आलोचनाओं के घेरे में है, और इसमें सुधार किया जाना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने कुछ लिखा तो आपका नंबर कटना तय है। मैंने वही बातें लिखी हैं जो एक IAS अधिकारी लिखता है। ये मेरी बात नहीं है, ये भारत के हेल्थ सेक्रेटरी की बातें हैं। मैंने टाइम मैगजीन और द हिंदू
माफ करें, मैंने इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ा, उसमें उन्होंने कितनी स्पष्टता के साथ धीरे धीरे बातें कही हैं। तब मुझे समझ में आया कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी के पद पर ये कैसे बैठे हैं। मैंने उन्हीं की बातों को उठा के आपके सामने आज बोल दिया। लेकिन वास्तविकता क्या है, चीन ने बुरी तरह कब्जा कर चुका है WHO को। अब आप सोचेंगे कैसे, तो आज वर्ल्ड लेवल के 14 बड़े ऑर्गेनाइजेशनों में से 6 ऑर्गेनाइजेशन पर चीन का कब्जा हो चुका है। चाहे वो मौसम से रिलेटेड संगठन हो, समुद्री सीमा से रिलेटेड संगठन हो, या टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड संगठन हो, आज पूरे वर्ल्ड के लोगों की फोन टैप चीन की कंपनी कर चुकी है। और इंटरनेट और कम्युनिकेशन के फील्ड में जो चीन चाह रहा है वो हो रहा है। चीन के फंड में 350% का ग्रोथ देखा गया है। और आपको पता है भारत WHO के खर्चा में कितना रुपया देता है, 1%। अब आप सोच लीजिए, कहां 1% और कहां चाइना का 300% का ग्रोथ, तो चलेगी किसके घर में भी उसी की चलती है जो ज्यादा खर्चा करता है। तो WHO में जो खर्चा किया, चीन को ने पूरे WHO को कब्जा कर लिया। बट इस तरह की कोई भी बातें आप अपने आंसर में नहीं लिखेंगे, आप अपने आंसर में वही बातें लिखेंगे जो अभी मैंने वो बात कही। तो WTO और WHO में रिफॉर्म की बात करेंगे, और कोविड-19 के पश्चात जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रिफॉर्म का जो मुद्दा दब गया था उसको उठाने की बात करेंगे। और फिर भारत की अप्रोच की बात करेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही है और 4 चरणों की चर्चा की है, और कोविड वैक्सीन की बात कही है। कहने का मतलब, पहले स्टेप में आप इंट्रो देंगे, इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या मुद्दा रहा, थर्ड स्टेप में क्या विशेष था, फोर्थ स्टेप में इसमें क्या चर्चा हुआ, और फिफ्थ स्टेप में भारत का क्या अप्रोच रहा। तो ये 2 चीजें मेंशन होनी चाहिए। और लास्ट में कंक्लूड करेंगे कि ब्रिक्स देशों के द्वारा काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी पर सिग्नेचर हुआ। बट होना कुछ नहीं है। सब जानते हैं कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चीन के इशारे पर फड़फड़ा रहा है। 2 दिन पहले खुद चीनी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर गए थे। पूरे इंटरनेशनल लेवल के मीडिया पर छाया रहा कि चीन 20 घंटे में नई दिल्ली पहुंच सकता है। हिमालय को छेद के उसने बुलेट ट्रेन बना लिया है। आपने देखा होगा कि नेपाल किस तरह उसके इशारे पर काला पानी उत्तराखंड के 3 जिलों को कह रहा है हमारा है। भारतीय मूल के मधेसियों को उसने बाहर कर दिया। A, B, C, D श्रेणी में सिर्फ B, C बनेंगे। कभी कोई बड़ा IAS अधिकारी नहीं बन सकता, मिनिस्टर नहीं बन सकता। ये सिर्फ चीन के इशारे पर हो रहा है। श्रीलंका आप देख ही रहे हैं, छोटा सा देश म्यांमार वो भी देख रहे हैं, बांग्लादेश देख ही रहे हैं, और पाकिस्तान तो हमारे माथे के बल पे बगल में बैठा ही हुआ है। उस समय से हमारे सर पर बैठ के नाच रहा है। किसके बदौलत? चीन। अब हम चीनी के साथ कह रहे हैं कि हम आतंकवाद मिलकर लड़ेंगे, लेकिन ये सारी बातें आपको एग्जाम में नहीं लिखनी है। एग्जाम में वही लिखना है जो न्यूज़पेपर का कंक्लूजन है। क्या है कंक्लूजन? कि ब्रिक्स देशों ने आपस में मिलकर के आतंकवाद से लड़ने की बात कही है। कितनी आश्चर्य की बात है कि आज अफगानिस्तान में जो भी तालिबान लड़ रहे हैं, रूस उनको खुद हथियार दे रहा है। तो भाई किस तरह आतंकवाद से लड़ोगे भाई? एक तरफ रूस तालिबान के साथ खड़ा है, चीन भी तालिबान के साथ खड़ा है, और तालिबान हमसे लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान का याराना दोस्ती देख ही रहे हैं। तो कैसे लड़ेंगे? व्यवहारिक दृष्टि से ये पूर्णतः फेलियर है, असफल है, बकवास है, 3 दिन का तमाशा है, नौटंकी है। बट ये आप लिख नहीं सकते हैं। आफ्टर ऑल आप गवर्नमेंट के सिस्टम के पार्ट बनने जा रहे हैं। आपको वही चीज़ें बोलनी है जो सरकार कह रही है, और आपको वही प्रोटोकॉल फॉलो करना है ऊपर से नीचे तक, हायरार्की जो गवर्नमेंट कह रही है। मैंने जितनी बातें कही हैं वो सब सच है, सोशल मीडिया पे उभर के आ रहा है। मैं बार बार इन बातों को इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदी बेल्ट के लोग यही चीज़ें पढ़ते हैं और लिख के जाने अनजाने में चले आते हैं कि नंबर कट जाता है। तो आपको मैंने जितनी बातें सही बताई है उनको नहीं लिखना है, और चिकनी चुपड़ी बातें कहना है कि ब्रिक्स एक मजबूत और अस्थायी संगठन है। यूनाइटेड नेशन के बाद इस संगठन की अपनी आवश्यकता है, अपरिहार्यता है। दुनिया के GDP का इतना % कंट्रोल करने वाले और विकासशील और विकसित देशों के बीच में रहने वाले शक्तिशाली देशों की भूमिका भविष्य में बहुत ही सकारात्मक और एक कल्याणकारी रूप में आ सकती है। और इस प्रकार ब्रिक्स विश्व राजनीति में और विश्व व्यवस्था को बदलने में सकारात्मक भूमिका कुछ इस तरह निभा सकता है। ये कह के आपको कंक्लूड करना पड़ेगा। एग्जामिनर पढ़ेगा तो पहले मुस्कुराएगा, बोलेगा बहुत सातिर है बटवा। बचवा तो बहुत सातिर है। क्यों? सारी बातें लिख रहा है और चिकनी चुपड़ी बातें कह रहा है। यही बोलना ही होता है, यही होता है डिप्लोमेसी, और यही होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनालिटी कि आप सब कुछ जानने, सोचने, समझने के बाद भी बहुत ही संयमित और संतुलित तरीके से अपनी बातों को लिख रहे हैं। तो क्वेश्चन
इतना आसान दिख रहा है, लेकिन जब आप लिखने बैठेंगे ना तो आपके अंदर की सोच, समझ, रुझान, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान, अगल बगल चौपालों पर ताऊ और पिताजी की बातें आ जाती हैं और आप लिख लेते हैं। यकीन ना हो तो उत्तर देखिए, लिखिए और फ़र्क देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो ब्रिक्स से रिलेटेड ये सारे फैक्ट कुछ ऐसे ही हैं और हमने फरवरी में इस चीज़ को डिस्कस कर लिया था। आप मोबिशाला के प्रीवियस वीडियो को देख करके इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। गुड इवनिंग एंड हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर ओमकार नाथ, वेलकम इन ऑब्जर्वर RAS एंड मोबिशाला प्लेटफॉर्म। बीपीएससी के आज के इस मेंस क्लास में जो भी, माफ करें, बीपीएससी की मुख्य परीक्षा हो चुकी है, शाम के 7 बजे हुए हैं, मुखर्जी नगर में बारिशों का दौर जारी है। उसमें हम आज के मेंस के पेपर को डिस्कस कर रहे हैं और मेंस के इसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है आत्मनिर्भर भारत। थोड़ी सी इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये भारत सरकार की अब तक की सबसे महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी परियोजना में से एक है। एनडीए गवर्नमेंट, जिसको आप मोदी सरकार भी न कहें तो बेहतर होगा, एनडीए गवर्नमेंट की एक ये महत्वपूर्ण योजना है। कोविड के टाइम ड्यूरेशन पीरियड में भारत सरकार ने इस योजना को काफ़ी एक्सटेंड किया। यही नहीं, ब्रिक्स के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की भी चर्चा हुई। अभी फिलहाल यह आत्मनिर्भर भारत योजना अपने चौथे चरण में चल रहा है और कोविड से लड़ने के लिए 2 हफ्ते पहले भारत सरकार ने कुछ नए और फंड का अलॉटमेंट दिया है। यही नहीं, छोटे और लघु और गृह उद्योगों के लिए भी नई नई घोषणाएं की गई हैं इस योजना के तहत। तो प्रश्न यही पूछा है कि आत्मनिर्भर भारत योजना कोविड से लड़ने में कैसे यूजफुल है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे। अब आप इस उत्तर को देखें, ये फरवरी महीने में डिस्कस किया गया था, अब इसको फिर से अपडेट किया गया है। सबसे पहले आप बात करेंगे इंट्रो के ऊपर कि इसमें क्या लिखा जाए। तो आप बताएंगे कि आत्मनिर्भर भारत योजना भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गया एक प्रयास है और इसके तहत ये किया गया है। अभी वर्तमान में यह चौथे चरण में चल रहा है। सेकेंड पैरा में आपको बजट 2021 में क्या प्रोविजन किया गया उसको मेंशन करना है। फॉर एग्जाम्पल, 6 वर्ष के ऊपर निर्भर यह एक योजना है, इतने करोड़ रुपए का बजट का अलॉटमेंट हुआ है, इतने सेंटर खुलेंगे, इतने हॉस्पिटल को और इतने हेल्थ सेंटर को प्रमोट करने की बात की गई है और 11 राज्य और इतने प्रखंड को इसमें शामिल किया गया है। अब देखिए, इतने सारे फैक्ट को लिखना पॉसिबल नहीं है। इसमें से कुछ भी फैक्ट्स अगर आप लिखते हैं तो इट्स एनफ। एग्जामिनर यही देखना चाहता है कि इसमें से आपको कुछ चीजें पता हैं या नहीं। फिर इसके बाद आत्मनिर्भर भारत 3, आत्मनिर्भर भारत 1 और आत्मनिर्भर भारत 2। आप चाहें तो इसको बॉक्स भी बना करके डील कर सकते हैं। ये बॉक्स मेरा बनाया हुआ नहीं है, भारत सरकार ने जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से जो इंफॉर्मेशन दिया, मैं सीधे उठा के यहां पर मैंने वो लिख दिया। जब आपके पास स्पेस कम हो, जगह कम हो, तो आप अपनी बातों को कैसे रखें, तो बेहतर है बॉक्स बना करके रख दें कि आत्मनिर्भर भारत में इन चीजों के ऊपर फोकस किया गया, आत्मनिर्भर भारत 2 में इन पे किया गया और आत्मनिर्भर भारत में 3 में ये किया गया। और फिर लास्ट में आपको कंक्लूड करना है। एक फैक्ट आपको और मेंशन करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन फरवरी में डिस्कस हुआ था तो अभी 1 हफ्ते की पहले की घटना मेंशन नहीं है, लेकिन 1 हफ्ते पहले भी इस चीज को कवर किया गया था कि कोविड से लड़ने के लिए भारत सरकार ने न्यू फंड का अलॉटमेंट कुछ ऐसे किया। तो एक लाइन आपको और मेंशन करना है कि अभी वर्तमान में कोविड की चुनौतियों का सामना करने के लिए या कोविड के 3rd फेज को रोकने के लिए या कोविड के संक्रमण की स्थिति से बचने के लिए महिलाओं और बच्चों के ऊपर फोकस करते हुए इतने करोड़ रुपए का फंड नए सिरे से अलॉटमेंट किया है, जिससे प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी को डेवलप किया जाए। तो इस प्रश्न का डिमांड या इस प्रश्न की रिक्वायरमेंट यही है। आपको फर्स्ट स्टेट में इंट्रो, सेकंड में आपका यहां पर बजट का अलॉटमेंट, 3rd में आपको आत्मनिर्भर भारत और 4th में आपको कोविड से लड़ने के लिए जो भारत सरकार की इनिशिएटिव है वो करना है। अगर आप ये स्टेप बाय स्टेप लगभग 100 से 150 शब्दों का प्रयोग करते हुए ये सारी बातें अपने उत्तर में मेंशन करते हैं तो आपको 70% नंबर मिलना तय है। समस्या तब आती है जब बच्चा नॉर्मल बातें लिखता है कि आत्मनिर्भर भारत क्या है, ये है, वो है, कहीं क्लियरिटी नहीं रहती, कहीं कोई चीज मेंशन नहीं रहती, कहीं कोई वर्ड लिमिट का मैनेजमेंट नहीं रहता, कहीं
भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की न्यू अनाउंसमेंट का प्रोविजन नहीं रहता, कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं रहता कि भारत सरकार कोविड की इस चुनौती का सामना करने के लिए आखिर कौन सा कदम उठा रही, तो फिर आपका सिलेक्शन क्यों हो और फिर आपको मोर देन 65% मार्क्स क्यों मिले। याद रखिएगा, ये एग्जामिनेशन आपके पर्सनालिटी का जजमेंट करता है। आपके अंदर एक ब्यूरोक्रेट के गुण है या नहीं है, इस बात का पता कैसे लगेगा? वो तो आप रिक्शे वाले से भी पूछ लेंगे तो वो बता देगा कि कोविड से कैसे लड़ा जाए या कोविड को लेकर के किस प्रकार का प्रिकॉशन बरतना चाहिए। लेकिन जब आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं और आप बीपीएससी जैसे टफ पेपर का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो ये कंपलसरी है कि आप चीज़ों को जानें, आप चीज़ों को समझें, आप चीज़ों का मूल्यांकन करें और आप चीज़ों को लिखने की प्रैक्टिस डालें। ध्यान रखिएगा, 98% स्टूडेंट लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जो मन में आता है लिख देते हैं। याद रखिएगा, सारे प्रश्नों को जानना, सोचना और समझना और उसके पहले एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए उनको लिखने का प्रयास करना, वर्ड लिमिट के साथ, टाइम मैनेजमेंट के साथ, ये बहुत जरूरी है। जिन बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन होता है उनमें यही टाइम मैनेजमेंट और वर्ड लिमिट सबसे ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ते बहुत हैं, समझते भी बहुत हैं, लेकिन जब बात आती है लिखने में तो वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं, या फिर वो किन किन बातों को लिखें और किन किन बातों को न लिखें, इसी के उलझन में उलझ जाते हैं। तो ये परीक्षा आपके मैनेजमेंट और आपकी पर्सनालिटी के अलावा आपके रिसोर्स मैनेजमेंट को भी चेक करता है। तो ये क्वेश्चन आपके अंदर की फीलिंग को देखना चाहता है कि इस कोविड के इस ड्यूरेशन में जिस प्रकार की सर्वाइविंग या जिस प्रकार की स्थिति भारत सरकार के सामने थी, उसको आपने समझा है या नहीं समझा है, किस प्रकार की परिस्थितियां थी, कौन सी ऐसी बेबसी थी, मजबूरी थी या चुनौतियां थी, उसको भारत सरकार ने कैसे सॉर्ट आउट किया। अगर आपने स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट की भाषा बोलते हुए, सिस्टम की मजबूरी को समझते हुए, सिस्टम में सुधार की पहल करते हुए उत्तर को लिखा, तो आपका मोर देन 75 या 65% के ऊपर नंबर मिलना तय है। लेकिन अगर आपने सरकार के विरुद्ध नेगेटिव बोली, ये सरकार निकम्मी है, मोदी ने कुछ नहीं किया, या ये कहिए आपने एनडीटीवी या जीटीवी की भाषा बोली, या विपक्ष के नेता की तरह बातें बोले, या फिर तेजस्वी यादव या जिनका दिया बुझ गया, क्या नाम है उनका, लोक जनशक्ति पार्टी वाले चिराग पासवान जी की नकल उतारी, तो आपका मार्क्स कटना तय है। याद रखिएगा, आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं, आप सिस्टम के पार्ट बनने जा रहे हैं। आपको किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पे कोई कमेंट नहीं करना, कोई नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं देना है। आपको सिर्फ सिस्टम को जानना है, समझना है और टू द पॉइंट बोलना है। और हमेशा अंत में एक बात करनी है, यहां सुधार की जरूरत है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि हेल्थ फैसिलिटी कैसी है। 26,000 हॉस्पिटल हैं और सिर्फ 21,000 हॉस्पिटल शहरों में है, 5,000 हॉस्पिटल भारत के गांव में है। भारत की 7 लाख जनसंख्या, माफ करें, भारत में 7 लाख गांव हैं और भारत में 85% जनसंख्या गांव में रहती है। और बिहार जैसी स्थिति तो और भी दुर्दशा के कगार पर है, जहां सिर्फ 2% पॉपुलेशन को मेडिकल हेल्थ फैसिलिटी मिलती है, बाकी सारे लोग भगवान भरोसे हैं या मनी ऑर्डर इकोनॉमी के बेस पर हैं। तो सच में कहा जाता है कि बीमारू स्टेट बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा को सच में ईश्वर चला रहे हैं। ये भारत की रियलिटी है। लेकिन अगर आपने इन सभी बातों को या किसी भी तथ्य को एग्जाम में लिखा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। वाई? बिकॉज कि आप सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हैं, आप सब जान रहे हैं, सब समझ रहे हैं, लेकिन संयमित भाषा का, बिना किसी राजनीतिक दलों के समर्थन या विरोध का, बिना किसी धर्म और जाति के पक्ष लिए आप अपने उत्तर को सहज और सरल तरीके से कैसे लिखते हैं, सिलेक्शन इसी बात पर निर्भर करता है। अपने एक दशक के कैरियर में जब हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमने इसी बात का मूल्यांकन किया कि आखिर इतना अध्ययन मनन चिंतन करने के बाद हुआ कि नहीं। तब उत्तर निकल के आया कि कहीं ना कहीं मुझसे बेहतर लोग थे और उनका सिलेक्शन हुआ। मैं इसलिए आपको बात कह रहा हूं कि हिंदी बेल्ट, हिंदी जाति और हिंदी पट्टी के लोगों के ब्लड में पॉलिटिक्स होता है और वो आंसर में भी पॉलिटिक्स आ जाता है। तो अगर आत्मनिर्भर भारत और कोविड में लिखना है तो न किसी की प्रशंसा करनी है, न बुराई करनी है। भारत सरकार जो भी कर रही है उसके फैक्ट, उसके फिगर, उसके डाटा, उसकी रिपोर्ट और उसकी एनालिसिस टू द पॉइंट एक वर्ड लिमिट के साथ लिखना ही इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। और जिसने इस चीज को लिखा उसके मार्क्स मोर देन 65 या 75% आने ही आने हैं। थैंक यू। गुड इवनिंग एंड हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर ओमकार नाथ, वेलकम इन ऑब्जर्वर एस प्लेटफॉर्म। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोबिशाला ऐप, मोबिशाला प्लेटफॉर्म पर। और इसमें आज के बीपीएससी के मुख्य परीक्षा में
जो भी प्रश्न आए उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और जनरल स्टडीज में क्वेश्चन आया था भारत और यूरोपीय संघ आर्थिक समझौते के बारे में। ये भी क्वेश्चन पहले डिस्कस हो चुका है। ये क्वेश्चन किस दिन डिस्कस हुआ था, ये डेट यहाँ लिखा हुआ है और ये आपके प्रीवियस वीडियो में भी है, आप देख सकते हैं। पूरी उम्मीद थी ये क्वेश्चन आएगा ही, कोई आश्चर्य नहीं हुआ। एक रॉकेट वाले क्वेश्चन को छोड़ के ऐसा कोई प्रश्न नहीं आया था जो हमारे 300 क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिख के डिस्कस किया उससे बाहर हो। तो सबसे पहले आप इस पहले पैरा में लिखेंगे कि इंट्रो के रूप में भारत और यूरोपियन यूनियन का क्या रिलेशन रहा है, किस प्रकार के फैक्ट्स हुए हैं, क्या एम रहा है और क्या अचीवमेंट। जो पहला पैरा है इसमें ये 4 पॉइंट्स यही होने चाहिए। इसमें आपको बताना होगा कि ये 15 कॉन्फ्रेंस था, 2001 में यह प्रारंभ हुआ था और अब अगले 5 ईयर के ऊपर फोकस हो रहा है। ये इस पैरा में ये चीजें आनी चाहिए। शब्द आपके होंगे, भावनाएं आपकी होंगी, तथ्य हमारे होंगे। मैं जानबूझ के इस तरह की चीजें लिखता हूं ताकि अगर मैं लिख दूं तो सारे लोग बच्चे रटंत, घोटंत और लिखंत पैटर्न पर होते हैं। तो आपके सामने ये चीजें हैं और ये फैक्ट हैं, शब्द आपको खुद डेवलप करना होगा और हम यही चीजें अपने ऑब्जर्वर आईएएस के प्लेटफॉर्म पर मोबीशाला ग्रुप के माध्यम से आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। सेकेंड स्टेप में देखिए कि समझौते के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो वाटर, एनर्जी, हेल्थ, एग्रीटेक मतलब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, बायोफ्यूल, साइबर सिक्योरिटी, नैनो टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स। इसमें क्या है तो अनुसंधान, नवाचार, निवेश, व्यापारिक समझौते। अब इसको कैसे लिखेंगे तो भारत और यूरोप के बीच हुए समझौते में कई मुद्दों के ऊपर समझौते हुए और इन मुद्दों में जल संरक्षण से लेकर ऊर्जा के नए वैकल्पिक साधनों से लेकर के स्वास्थ्य सुविधाओं की संरचना में आधारभूत निवेश और नए नए संक्रमित होने वाली बीमारियों से लड़ने के अतिरिक्त कृषि प्रधान देश में कृषि और उनसे जुड़ी हुई तकनीकों को बढ़ाना, जैव रसायनों का प्रयोग और साइबर सिक्योरिटी के विभिन्न प्रकार के हमलों की सुरक्षा करना से लेकर नैनो प्रौद्योगिकी का जीवन के हर संदर्भ में उपयोग करते हुए रोबोटिक्स का इस्तेमाल खासकर टेलीमेडिसिन व अन्य क्षेत्रों में किस प्रकार करें। और इसी मुद्दे को लेकर के भारत और यूरोप के बीच में संधि, समझौता या सम्मेलन हुआ। मैंने आपको बोल के सुनाया। कहने का मतलब है कि इतने पॉइंट्स आपको लिखने हैं और इसके साथ मैं बोलता हूं, फैक्ट बताता हूं और अपने बच्चों से मोटिवेट करता हूं कि आप इसको लिखिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार जैसे लिखेंगे आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि उत्तर कैसे लिखना है और किन किन मुद्दों को पकड़ के लिखना है। ये सारे फैक्ट्स मैंने न्यूज़पेपर से निकाले हैं, मैंने आपको दिखा दिया। और न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ते हैं और किस प्रकार फैक्ट को निकालते हैं और अपने उत्तर में कैसे मेंशन करते हैं, यही मोबीशाला प्लेटफॉर्म से ऑब्जर्वर आईएएस का एक प्रयास पिछले 1 सालों से लगातार जारी है। अब अगले पैरा में देखिए कि भारत और ईयू के बीच में जो पैक्ट हुआ है वो क्या हुआ है। हर साल आयोजित होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर सम्मेलन है। 1970 से अंतरिक्ष में ये कॉपरेशन हो रहा है। 2018 में कॉपरनिकस कार्यक्रम पे भी सहयोग हो रहा है। अब देखिए ये फैक्ट या ये कंटेंट अगर आपके उत्तर में नहीं आया तो आपको मार्क्स मोर देन 50% ऊपर आपके नहीं चढ़ेंगे। एग्जामिनर यह देखना चाहता है कि आपने अंतरिक्ष, कॉपरनिकस कार्यक्रम और ये एक डॉक्यूमेंट है हायोजिन 2020 के तहत को फाउंडिंग मैकेनिज्म CFM, ये 3 शब्द आपके उत्तर में आने चाहिए। अगर ये उत्तर में नहीं आए तो आपके नंबर नहीं मिलेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी कॉपी चेक करते हैं उनको एक चिट मिला रहता है कि बच्चे में के उत्तर में अगर ये चीजें हैं तो आप इतने इतने देंगे। शब्द के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। मात्रात्मक अशुद्धियां होती हैं, वो भी थोड़ा फैक्ट है, लेकिन आईएएस में तो ऐसा नहीं है क्योंकि कहीं कोई खड़ी बोली है, कहीं सीधी बोली है, कहीं बड़ी की मात्रा है, कहीं छोटी की मात्रा है। लेकिन बिहार का जो लैंग्वेज है उसके हिसाब से कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट कैसे लिख रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। कहने का मतलब है कि अगर आप भारत ईयू समझौते की बात कर रहे हैं तो ये 3-4 चीज होनी चाहिए। अगर कोपरनिकस कार्यक्रम आपके उत्तर में नहीं हुआ या फिर ये डॉक्यूमेंट का उल्लेख नहीं हुआ तो आपके मार्क्स 2 कट जाएंगे और जिन्होंने लिखा उसके 2 नंबर बढ़ जाएंगे। अंतर बस इतना ही है। बीच के लोग वैसे ही रहेंगे कि भारत और यूरोप में सहयोग और समझौता हो रहा है और विज्ञान के क्षेत्र में अद्भुत उपलब्धियों का दर्ज कराया गया है। ये नॉर्मल लोग लिखते हैं, 90% लोग ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन जो 10% लोग लिखेंगे और ये कंटेंट देंगे उनके 2 नंबर या 3 नंबर अन्य विद्यार्थियों या एस्पिरेंट से ज्यादा होने हैं। तो ये 3 चीज आपको अपने उत्तर में लिखना है।
फिर भारत और यूयू को कोरिलेशन करेंगे कि यूयू का परिचय देंगे कि इसमें इतने देश है, व्यापारिक संबंध और आयात निर्यात क्या हो रहा है। तो उसमें आपको फैक्ट डालना होगा कि 9th लार्जेस्ट पार्टनर है, एक्सपोर्ट इतने का करते हैं, इंपोर्ट इतने का करते हैं, 2019 की ये पोजीशन है। अब जरूरी नहीं है कि ये आप फैक्ट डालें ही डालें। मैंने एक इंफॉर्मेशन डाला, मैंने हिंदू अखबार पढ़ा, वहां बॉक्स बना के इंफॉर्मेशन दिया था, वहां से चुराया या टीपा या कट कॉपी पेस्ट मार के यहाँ चिपका दिया, डेट आपके सामने लिखा हुआ है। कहने का मतलब है कि जब भारत के साथ वैदेशिक संबंधों की कहीं भी चर्चा करें तो आपके सामने 3-4 चीजें फैक्ट है जो बताना है कि हमारे कोरिलेशन कैसे हैं, किन किन मुद्दों पर हमारा कॉपरेशन हो रहा है, किन किन मुद्दों पर हमारा समान दृष्टिकोण है, किन किन मुद्दों पर विरोध है। हालांकि विरोध आपके एग्जाम में नहीं आता। अभी हम कितने एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कितने इंपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेड डेफिसिट मतलब व्यापार घाटा कितना है और आगे क्या क्या संभावना है। ये 7 से 8 पॉइंट किसी भी इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक को डिस्कस करने में आप ये खांचा या ढांचा तैयार कर लीजिए। ये 8 पॉइंट आपको इनपुट कर देना है। उसके बाद बस चाहे यूरोप रखिए, इजराइल रखिए, ईरान रखिए, अमेरिका रखिए, ढांचा यही रहेगा। एक बार जब आपको पता लग गया तो आप उत्तर कैसे लिखना है, सीधे फोन उठाइए और गूगल पे कहिए ट्रेड रिलेशन विद इंडिया एंड इजराइल, डाटा निकाल के लिख लीजिए। ट्रेड रिलेशन विद इंडिया एंड ईरान, डाटा निकाल के लिख लीजिए। ट्रेड कॉमोडिटीज बिटवीन इंडिया एंड ईरान, जो भी मिले निकाल के रख लीजिए। ऐसे तैयारी होती है और ऐसे एक साल के अंतर्गत जो भी देशों के प्रतिनिधि भारत आए और गए उनके बारे में ये फुट नोट्स बना करके चार्ट बना लीजिए। 4 पन्ने में आपका इंटरनेशनल रिलेशन तैयार, एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं आना है। तो ये तैयारी करने का तरीका होता है। ज्यादातर लोग रटन घुटंत और लिखन पैटर्न के होते हैं। पटना के क्या हालात हैं आपसे छुपे नहीं हैं। सारे लोग कुंजी लेकर के रटना शुरू करते हैं। नहीं, कभी भी रटने की प्रक्रिया नहीं डालनी चाहिए। एक साल का पूरा कवरेज होना चाहिए। कैसे होना चाहिए हम आपको दिखा रहे हैं और इसी तरह ढांचा बना करके, स्ट्रक्चर बना के क्वेश्चन को लिखने का, कंटेंट को तैयार करने का पैटर्न आपको अंदर डालना होगा। और 3-4 बार आप इस प्रश्नों को लिखेंगे तो अपने आप एक निश्चित समय अंतराल में वर्ड लिमिट के साथ आपको 65% नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। गुड इवनिंग एंड हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर ओमकार नाथ, वेलकम इन ऑब्जर्वर आईएएस इन मोबिसाला प्लेटफॉर्म। आज के बीपीएससी के मेंस क्लास में जो प्रश्न आए हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। टॉपिक है पर्यावरण संरक्षण और हरित भारत संकल्प। इस क्वेश्चन में एक थोड़ा मिस्टेक है। जिस ऐप को पूछा गया है वो ऐप अभी इंटरनेट पे दिखा नहीं, तो बीपीएससी ने ये प्रश्न कैसे पूछ लिया, थोड़ी आश्चर्य की बात है। तो जो चीज वजूद में है ही नहीं उसको कैसे पूछ लिए। किसी अखबार में इसका कोई जिक्र नहीं मिला। मैं पर डे लगभग 5 से 7 अखबार पढ़ता हूं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कलेक्ट किया है, लेकिन उसमें कहीं ये मिला नहीं। लेकिन फिर भी ये प्रश्न पूछा गया। तो अब इस संकट की स्थिति में इस प्रश्न को हम कैसे लिखें और हमें क्या क्या लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रो देना होगा कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की नीड क्यों है, रिपोर्ट क्या है, पोजीशन क्या है और इसके इम्पैक्ट क्या है। फिर सेकंड पैरा में WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, IPCC इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज और वर्ल्ड बैंक और नीति कमीशन की रिपोर्ट क्या है। तो अगर इन चारों में से 2 का भी अगर आपने अपने आंसर में मेंशन कर दिया तो आपके नंबर 65% के ऊपर ऐसे ही हो जाएंगे। नॉर्मल बच्चे लिखते क्या है, पर्यावरण संकट एक परिस्थिति से गुजर रहा है, बहुत ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है वगैरह वगैरह वगैरह। नहीं, आप अपनी बातों को हमेशा वर्ल्ड लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट को माध्यम से कहें, फिर आपका उत्तर एकदम परफेक्ट होगा। आप कभी भी इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के आर्टिकल्स को पढ़ें, उसमें देखिए कि लोग कैसे लिखते हैं और उनका स्टैंडर्ड क्या होता है। उतना स्टैंडर्ड मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, बट जो बच्चे एग्जाम लोग दे रहे हैं उतना स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपसे आगे हैं। अब अगर आपके उत्तर के सेकंड पैरा में ये कंटेंट नहीं है तो आपके मार्क्स उनसे कम होंगे, ठीक है। थर्ड पैरा में देखिए ग्लोबल रूप से क्या पहल की जा रही है। एक कॉन्फ्रेंस ऑन पार्टीज, हर साल इनका कॉन्फ्रेंस होता है और भारत सरकार ने क्या पहल किया है, तो 8 एक्शन प्लान हमारा चल ही रहा है। फिर सेकंड पैरा में आपका होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको कैसे इनिशिएट कर रही है, इसको एक्सप्लेन करना होगा, एक्सटेंड करना होगा 8 एक्शन प्लान और वृक्षारोपण अभियान को। 8 एक्शन प्लान का ही एक पार्ट है ग्रीन इंडिया मूवमेंट और उसके अंतर्गत वृक्षारोपण अभियान चलाना है। बिहार सरकार की भी जो हरियाली योजना है वो इसी से रिलेटेड है या इसी का एक पार्ट है। कहने का मतलब है एनवायरमेंट
एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की नीड क्यों है और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का क्या हालात हैं, वर्ल्ड लेवल की रिपोर्ट्स क्या कह रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पर किस प्रकार की इनिशिएटिव लिया जा रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या इनिशिएटिव है। ये आपका उत्तर बताता है कि भारत के हालात क्या हैं और भारत सरकार की पहल क्या है। अगर आपने भारत सरकार की पहल का उल्लेख, जिक्र और वर्णन नहीं किया तो फिर कैसे पता लगेगा कि आप भारत सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप भारत सरकार को समझते हैं या आपकी नज़र भारत सरकार के पॉलिसी के ऊपर है। यही आंसर में एग्जामिनर देखना चाहता है कि आप गवर्नमेंट को कितना समझ रहे हैं या गवर्नमेंट के स्ट्रेटजी, प्लान, एक्टिविटी के ऊपर आपकी नज़र है या नहीं, या ऐसे ही आप भाषण दे रहे हैं। किसी रिक्शे वाले से पूछिए पटना के गांधी मैदान में का हो, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में का बा, तो बताए बड़े गर्मी बा ए बबुआ, वो भी बता देगा। बट वो ऐसे तो नहीं लिख सकता ना, वो प्रश्न का उत्तर तो नहीं लिख सकता ना। प्रश्न का उत्तर वही लिखेंगे जो अपनी बातों को गवर्नमेंट की बातों में लिखते हैं, समझते हैं और एनालिसिस करके उनकी बातों को मेंशन करते हैं। अब सेकंड पैरा में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएशन को लिखा गया। थर्ड में आपको लिखना है हरित भारत संकल्प। देखिए उसमें ऐप को लेकर के पूछा है, ऐप की कोई जानकारी मुझे भी नहीं है, ना किसी इंटरनेट पर है ना किसी समाचार में है। अब भगवान जाने पटना में बैठे बीपीएससी के अधिकारियों को अगर कोई विशेष आत्मीय ज्ञान हुआ है तो मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। इसमें आपको कहना है क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, पॉजिटिव और निगेटिव। इस पॉइंट में आपका क्रमशः 5 लाइन कुछ इस तरह का होना चाहिए। एनएचआई के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा प्रारंभ किया गया एनएच पर 25 दिनों में 25 लाख पेड़ लगाने, ये कंटेंट आपके उत्तर में होना चाहिए। कितने लगाने हैं? 25 दिनों में 25 लाख, 25 दिनों में 25 लाख, 25 दिनों में 25 लाख। हम लोग ऐसे ही याद करते थे, फिर उसके बाद भूल जाते थे। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है न्यूज़पेपर की रीडिंग, और न्यूज़पेपर की रीडिंग के बाद जो भी न्यूज़ आता है उसकी थोड़ा रिपोर्टिंग को देखिए, और 2 बार आप रिपोर्ट को देखेंगे तो याद आ जाता है। जैसे आपको याद आता है कितने आदमी थे, आज तक याद है ना, अरे ओ बसंती, किसने बोला याद है ना, अरे ओ बिहारी बाबू, कौन आ जाता है नज़र के सामने। तो जब ये चीज़ याद है तो ये कैसे नहीं याद है? ये इसलिए याद नहीं है कि हम लोग इसको पढ़ के रटते हैं। कभी भी न्यूज़पेपर को पढ़ने के लिए उन विशेष शैली और अप्रोच का यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं जो ब्यूरोक्रेट की नज़रों की एक ज़रूरत होती है। मैं अभी भी कहता हूं कि मेंस को इतना हल्के में मत लीजिए। देखिए जो लोग भी सक्सेस हो रहे हैं उनके मार्क्स 80% तक आ रहे हैं, तो क्यों आ रहे हैं? आखिर वो क्या पढ़ते हैं? आखिर वही अखबार है, वही नोट्स हैं। लेकिन जहां एक अब एवरेज बच्चे को मोर देन 35% या 45% भी नंबर नहीं आ पाते हैं, वहीं पर कुछ लोग 80% मार्क्स पा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो होगी, कुछ न कुछ तो उनकी विशेषता होगी। ये पूरा हिंदी बेल्ट या पटना का भीड़ या पटना का मॉब या पटना के मासूम अपने मेरे जैसे विद्यार्थी चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि जो भी गवर्नमेंट के सामने मेजर चैलेंज है, मेजर चुनौतियाँ हैं, जो भी सामना कर रहे हैं, उनके बारे में आपकी पैनी नज़र होनी चाहिए और क्या हो रहा है उसकी जानकारी भी होनी चाहिए। तो आपके सामने ये चीज़ होनी चाहिए कि गवर्नमेंट, एनजीओ, कम्युनिटी, फार्मर और प्राइवेट सेक्टर इसको इनिशिएट करेगा या इसमें इसकी भूमिका देखी गई है। बजट 290 करोड़ रुपए में शामिल किया गया है और एनएचआई ने 2015 में यह इनिशिएट लिया है। ये पूरी घटना 22 अगस्त 2020 की है। पिछले साल दिसंबर में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे करंट अफेयर्स की क्लास में, तो उस समय ये सारी चीज़ें लिखी थी। एक लाइन यही इसमें जोड़ना है बस कि अभी वर्तमान में क्या किया जा रहा है। वो मैंने इंडियन एक्सप्रेस का आपको वो आर्टिकल दिखा दिया। एक लाइन बस वही चीज़ें जोड़नी थी। चूंकि ये नोट्स इतने दिनों पुरानी है तो मैंने अपडेट नहीं किया और 1 घंटे में अपडेट हो भी नहीं सकता। ठीक है, तो अब ये चीज़ें थी। अब ऐप के बारे में न मुझे कोई जानकारी है न इंटरनेट पर कोई है, तो भगवान जाने उस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाएगा। तो आज के इस पेपर में 2 प्रश्न है। एक तो ये रॉकेट वाला जो संभवतः ही किसी को जानकारी होगा, और दूसरा ये ऐप वाला, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं होगी क्योंकि प्रतिदिन 7 से ज़्यादा अखबार मैं पढ़ रहा हूँ, डेली एनालिसिस करता हूँ, एक एक चीज़ों के ऊपर नज़र रहती है कि आज कालीन भैया क्या बोल रहे हैं, ये भी नज़र है। आज तैमूर की मम्मी का क्या हाल है जो अखबार में आया टाइम्स ऑफ इंडिया में, इस पर भी नज़र है। हालांकि इसका कोई एग्जाम से लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी नज़र तो जाती ही है। तो इस तरह की कोई भी जो साइंस, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक्टिविटी है उसके ऊपर नज़र रहती है। कम से कम मैंने 6-7 महीनों में इस प्रकार का कोई ऐप अभी सुना नहीं है। हो सकता है ऐप को बीपीएससी के अधिकारी शायद बता दें, तो आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन था इस बार के मेंस के बारे में, जो 4-5 क्वेश्चन आए थे
करंट अफेयर्स में, इसमें आप रॉकेट वाला छोड़ के इन सारे प्रश्नों को कर सकते हैं। और जिन लोगों ने इस प्रश्न को किया है, अब अपना आप मूल्यांकन करिए कि आप इस तरह के कंटेंट को लिखे हैं, क्या आपने इस तरह के पॉइंट्स को उत्तर में डाला है। हृदय पर हाथ रख के आंख बंद करके अपने आप मूल्यांकन करिए, आपको अपना उत्तर खुद मिल जाएगा और यह भी आपको पता लग जाएगा कि दूसरे आपसे बेहतर नंबर पा रहे हैं तो क्यों पा रहे हैं। अब एक चीज और मैं आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने बीपीएससी मेंस को लेकर के 300 से भी ज्यादा क्वेश्चनों को डिस्कस किया है। आज ये वीडियो अभी YouTube पर अपलोड हो जाएगा। कल के पेपर में क्या आएगा या किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं, मैं आपको उसकी एक झलक दिखाता हूं। और इसके अतिरिक्त न्यूज़पेपर बेस्ड पर किस प्रकार की टॉपिक्स एक साल में कवरेज किया है और वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको भी मैं आपको आपके सामने आपको दिखाता हूं।